जब बीमारी आपने सेपरेट कर दिया है तो बीमारी पहले अपने पुराने रूप में जाएगा यानी थोड़ा सा बढ़ेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने पे काम करती है? आप रोगी को नहीं देखो, आप ये देखो कि वो रोग उसमें आया कैसे, या उसके इम्यूनिटी ने प्रोड्यूस किया। ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके कारण बाहरी हैं, एक्सोजेनिक हैं, इंडोजेनिक हैं, किस चीज़ से, किस चीज़ों के कारण, किस खान पान के कारण, किस आदतों के कारण बीमारी मेंटेन हो रहा है, तो इसको मेंटेनिंग कॉज बोलते हैं। ये सारे सिचुएशंस को समझने के बाद ही डिजीज को पकड़ पाएंगे और रोगी को ठीक कर पाएंगे। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ तो एकदम बेस्ट तरीका क्या होगा होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने का, कि उससे मुझे, अगर मैं वो फॉलो करता हूँ अपना लाइफ स्टाइल वैसे, मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे बेस्ट असर होगा मेरे। तो सारे सिचुएशंस का असर कहाँ गया? पेट पे, गट पे, और गट फ्लोरा इरेगुलर हो गया। तो आईवीएस कहाँ से जुड़ा हुआ है? उसका ब्रेन से। अब देखिए, एलोपैथ में ब्रेन का डॉक्टर अलग है, गैस्ट्रो का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है। अब पेट वाला दिमाग का इलाज नहीं कर सकता, दिमाग वाला पेट का इलाज नहीं कर सकता, जबकि आईवीएस के केस में पेट और दिमाग दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। उसके डोपामाइन को बढ़ाना है, सेरोटोनिन को बढ़ाना है, उसके स्ट्रेस को रिलीज करना है, उसके एंजाइटी लेवल को मेंटेन करना है, उसके स्लीपिंग आवर्स को बढ़ाना है, उसके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वो जो खाद्य पदार्थ खा रहा है उसको ठीक करना है, उसकी पेरिटल्सिस ठीक करनी है। तो सारे सिचुएशंस को एक ही आदमी ठीक करना है, तो वो होम्योपैथ करेगा। जब मैं शायद 5 से 6 साल का रहा हूँगा, मेरी दादी मुझे पहली बार एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले गई थी। और ऑनेस्टली बोलूँ तो घर में जब भी किसी को कुछ होता था, सर्दी, बुखार, खांसी या ऐसी ही चीज़ें, तो हम सब वहीं जाया करते थे और ठीक भी हो जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मैं बड़ा हुआ, दुनिया मॉडर्न होती चली गई और लोगों का होम्योपैथिक डॉक्टर से, होम्योपैथिक दवाइयों से भरोसा उठते चला गया। लोगों को लगा कि ये बस मीठी गोलियाँ हैं, इससे कुछ नहीं होता है, इससे आपका डिजीज़ बढ़ ही जाता है। इसी बात को, इसी क्यूरियोसिटी को क्लैरिटी में बदलने के लिए आज मैंने एक एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया है, जिन्होंने अपने 17 से 18 साल के एक्सपीरियंस में 1 लाख से अधिक पेशेंट को ट्रीट किया है और आज वो एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर है। हमने कोशिश की है इस पॉडकास्ट में होम्योपैथिक से रिगार्डिंग जितने भी मिथ्स है, डाउट्स है, दिमाग में आने वाले सबसे पहले सवाल है, उन पे बात करें और डिटेल में आपको उनका जवाब मिले। तो सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही वायरल है और हर उस इंसान के हेड में चलते रहता है जो होम्योपैथी में इंटरेस्टेड है, होम्योपैथिक दवाइयाँ करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हर लोगों को ऐसा फील होता है कि हम जब होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो हमारा जो सिम्टम होता है, जो रोग होता है, वो बढ़ने लगता है। क्या ऐसा है? ऐसा है ना कि हर सिम्टम्स और हर बीमारी में सिम्टम्स का बढ़ना वाजिब नहीं है। ये सिर्फ सेपरेशन ऑफ डिजीज में होता है, जहाँ आप बहुत सारी दवाएं लेकर या एक्सटर्नल एप्लीकेशन के द्वारा किसी डिजीज को, किसी स्किन डिजीज को सेपरेट कर दिए हैं। तब जब होम्योपैथिक दवा चलती है ना, तो वो ड्रग का एक्शन है, उसको सेकेंड एक्शन ऑफ ड्रग बोलते हैं। तो सेकेंडरी एक्शन जब पड़ता है आपके वाइटल फोर्स पे, हमारी जो होम्योपैथिक दवा है ना, वो वाइटल फोर्स पे काम करता है, जिसको जीवनी शक्ति आयुर्वेदा में बोला जाता है, चाहे इम्यूनिटी बोला जाता है एलोपैथ में। हम बोलते हैं उसको वाइटल फोर्स, या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है, उस पे हमारा दवा एक्ट करता है। तो जब वो प्राइमरी एक्शन आता है दवा का, तब डिजीज बढ़ता नहीं। लेकिन जब सेकेंडरी एक्शन आता है, सिर्फ स्किन डिजीज में, मैं हर बीमारी में नहीं बोल रहा हूँ, हर बीमारी होम्योपैथ में नहीं बढ़ती है, भ्रांति गलत है। सिर्फ स्किन डिजीज में एग्रेवेशन देखने को मिलता है, जिसको होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहते हैं, और वो ड्रग का सेकेंडरी डोज होता है। आपके वाइटल फोर्स के साथ हमने जो ड्रग डाला है होम्योपैथ का, उसने जो सेकेंडरी एक्शन दिया है उसमें आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहते हैं। या आप उसको ये कह सकते हैं कि बीमारी का सिम्टम्स बढ़ गया। ये हर बीमारी में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्किन डिजीज में होता है। ओके। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ लगाकर ऊपर से उसको सेपरेट कर देते हैं, या एंटी फंगल ड्रग खाकर सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डिजीज जो है, वही होम्योपैथ की दवा पड़ने पर एग्रेवेट करता है, उसको हम लोग सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग बोलते हैं। और ये ज़्यादातर या हर सिर्फ स्किन डिजीज में ही होता है? हाँ, हर एक बीमारी में ऐसा नहीं होता है। कोई लूज मोशंस का पेशेंट को अगर बीमारी बढ़ जाएगी तो क्या हाल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ स्किन डिजीज में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वो एक फेज है, आपको क्योर की ओर ले जाने का एक फेज है। जब बीमारी आपने सेपरेट कर दिया है, तो बीमारी पहले अपने पुराने रूप में जाएगा। पुराने रूप में जाएगा यानी थोड़ा सा बढ़ेगा। जहाँ से आप चले थे, जहाँ से आपने उसको सेपरेट किया था, वैसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। जितने दाने पहले थे उतने दाने उभर जाएंगे। जितने एरिया में पहले स्किन का कोई प्रॉब्लम, इरिप्शन था, वो दिखने लगेगा। देन जब क्यूरेटिव एक्शन होगा ड्रग का, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सर, इससे ही एक क्वेश्चन है जो मेरे हेड में आ रहा है कि
क्या हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने पे काम करती है? क्योंकि मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से ख़त्म करना चाहती है किसी बीमारी को, इसलिए वो उसको पहले पुराने रूप में लाती है फिर वापस से? नहीं, किसी बीमारी में नहीं है, ये सिर्फ स्किन में है। स्किन में थोड़ा सा होम्योपैथिक दवा देने से सेपरेशन जब हटता है तो बीमारी का सही रूप, मूर्त रूप दिखने को मिलता है। ड्रग पिक्चर आता है डिजीज़ का, बढ़ा हुआ रूप। वहाँ से क्यूरेटिव एक्शन का ड्रग हम लोग डालते हैं, जिसको फाइनल कहा जा सकता है। वो क्यूरेटिव एक्शन है, थर्ड एक्शन ऑफ ड्रग। इसमें बीमारियाँ सही होती हैं, क्योर होती हैं। और जहाँ तक ये भ्रांति है कि होम्योपैथिक दवा टोटल क्योर करती है डिजीज़ को कि नहीं, तो होम्योपैथिक दवा ही टोटल क्योर करती है डिजीज़ को। हाँ, ये सेपरेट नहीं करती। सेपरेशन यहाँ नहीं है। यहाँ अगर आपको सही दवा सही डॉक्टर ने दिया है, दवा की एफिकेसी अच्छी है, तो आप क्योर की ओर जाएंगे, और वो थर्ड एक्शन ऑफ ड्रग होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है लोगों का बना हुआ कि होम्योपैथिक दवा जड़ से ख़त्म करती है बीमारी को, ये तो सही हो गया। तो दूसरा जो थॉट प्रोसेस है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सप्रेस करती है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे, वाकई में ऐसा है या ऐसा नहीं है, वो सप्रेस नहीं? एज ए डॉक्टर मैं किसी पैथी पे कोई ब्लेम नहीं करूँगा। मैं अपनी पैथी की बात करूँगा, और हमारी जो पैथी है होम्योपैथ, तो होम्योपैथ बहुत पुरानी पद्धति है। यह जर्मनी से आई है इंडिया में, और डॉक्टर हनीमैन ने इनको प्रतिपादित किया, उनका रिसर्च है। और होम्योपैथिक ड्रग सही डोज में पड़ेगा और आप क्यूरेटिव एक्शन तक पहुँचेंगे तो डिजीज जो है टोटल क्योर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप खट्टा नहीं खाएं, या उनको ये कहा जाता है कि आप अदरक ना ले, लहसुन ना ले। ये जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो क्या इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, या ये देखिए, जब आप बस? प्रिस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर का लेते हैं तो उसमें नीचे में मेंशन रहता है कि हींग, कच्चा लहसुन, प्याज, ये सब सेवन नहीं करें। अब कोई पाइल्स का पेशेंट है तो उसको अदरक हम भी मना करेंगे, अदरक एलोपैथी में मना करेगा, अदरक आयुर्वेदा ही मना करेगा, ओके। क्योंकि उससे बढ़ता है। और हमारे होम्योपैथ में गंध से प्रॉब्लम है। ओके। हींग, कच्चा लहसुन, प्याज, ये दवा के आगे पीछे 15 मिनट नहीं खाना है बस। इसका रीज़न है उसके हाँ, उसके गंध से होम्योपैथ पे असर होता है। ओके। तो कुछ ही देर की बात है, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद तो हम फ्री कर देते हैं पेशेंट को। लेकिन लेमन नहीं लेना है लेमन नहीं, नींबू नहीं। होम्योपैथ के दवा के साथ। मैं तो मना करता हूँ लेमन लेने के। नाइस, गुड सर। ओके सर, मान लीजिए कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, तो एकदम बेस्ट तरीका क्या होगा होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने का, कि उससे मुझे, अगर मैं वो फॉलो करता हूँ अपना लाइफ स्टाइल वैसे, मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे बेस्ट असर होगा मेरे पे? देखिए, होता क्या है कि लोग नक्स लिए, कारोविज लिए, ब्राइनिया लिए, एकोनेट लिए, अपनी टंग पे, जीभ पे ले लेते हैं, बच्चों को भी मुंह में डाल देते हैं। तो एक तो जो आप डाइल्यूशन परचेज कर रहे हैं उसको देखना है कि वो ENA में बना हुआ है कि नहीं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ओके। ENA की वेस्ट क्वालिटी उसकी कैसी, अल्कोहल की, अल्कोहल की क्वालिटी होनी चाहिए ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ट्रिपल फिल्टर्ड। तो समझिए कि मीठा हो जाएगा, उसमें ना गंध उतना रहेगा, ना उसकी तीखापन उतना रहेगा। तो उसको आप जी पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सलाह देता हूँ। जो होम्योपैथ का सिद्धांत है उसमें मीडिया कहा जाता है। मीडिया 3 है। सबसे बढ़िया है बच्चों के लिए शुगर ऑफ मिल्क, मिल्क के साथ। हाँ, शुगर ऑफ मिल्क, यानी पाउडर फॉर्म में जो आता है शुगर ऑफ मिल्क, उसमें आप डोजेज बना कर लें, नहीं तो पिल्स मिले, शुगर की गोली होती है पिल्स, उसमें लें। और सबसे बढ़िया है जो सर्वसुलभ है, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी आप पीते हैं, वो सबसे बढ़िया मीडिया होम्योपैथ की दवाओं को लेने के लिए। आप उसमें जितनी दवाएं लेनी हैं, 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद, जैसे मदर टिंचर का डोजेज 10 बूंद से शुरू होता है, डाइल्यूशंस के डोज 2 बूंद, 4 बूंद से शुरू होते हैं। तो जैसा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से आप लीजिए, और अपने घर के ड्रिंकिंग वाटर में लीजिए, सबसे बढ़िया मीडिया है। बेस्ट है सर। मान लीजिए कि सर कोई एकदम बहुत क्यूरियस इंसान है, या फिर कोई एकदम से झल्ला है, उसको बिल्कुल समझ नहीं है, और वो आपसे पूछता है कि किसी रोग पे होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्ट करती है, तो एज ए एक्सपर्ट आप उसको क्या समझाएंगे कि कैसे एक्ट करती है? जैसे मुझे कोई रोग है, मैं आपके पास आया, आपने मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन दी, वो कैसे मेरे पे एक्ट करना स्टार्ट करेगा? होम्योपैथिक दवा जब एक रोगी लेता है या एक रोगी लेना चाहता है, या वो डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि ये दवा कैसे है पे वर्क करेगा, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है होम्योपैथ का, सिमिलर। हम आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं उसके समान सिम्टम्स वाले ड्रग आपको डालते हैं। अब समान सिम्टम्स के बहुत सारे ड्रग हैं, तो हमने ड्रग का जब सिलेक्शन किया
तो 10 ड्रग आ गए, 5 ड्रग आ गए, 5 दवाएं आ गई, 4 दवाएं आ गई, तब उसको हम उसमें से एक पिकुलियर सिम्टम्स, आपका ब्रेन, आपका सेंस ऑर्गन, आपका बॉडी, आपका बनावट जिस मेडिसिन को हमको ले जाता है, मैं उसमें से एक सबसे ज़्यादा जो समान गुण वाला है उसको चुनता हूँ। उसको कहते हैं रिपर्टराइजेशन। तो मैं ड्रग का रिपर्टराइजेशन करता हूँ, ड्रग को सिलेक्ट करता हूँ कि सबसे सटीक दवा इस बीमारी के लिए, इस आदमी के लिए कौन सा है। और फिर मैं ये निर्धारित करता हूँ कि जो भी डिजीज इनके अंदर चल रहा है उसका क्या रूपरेखा है, किस पोटेंसी की दवा इनको डालनी चाहिए जिससे इनको तुरंत लाभ होगा। तब मैं पोटेंसी का सिलेक्शन करता हूँ, फर्स्ट ड्रग का सिलेक्शन, सेकेंड पोटेंसी का सिलेक्शन, और उसके बाद मैं डोज का सिलेक्शन करता हूँ कि कितनी डोज में इनको दवाएं दी जाएं। तब मैं आपको ड्रग डालता हूँ, आप ठीक होते हैं। यही होम्योपैथ का सिद्धांत है, सिमिलरिटी। आपके सिम्टम्स के सिमिलर मेडिसिन, और वो सिम्टम्स ब्रेन, शरीर, सेंस ऑर्गन सबको देख कर देखा जाता है कि कौन सा ड्रग तक मैं पहुंच रहा हूं और कौन सा ड्रग सही है इनके लिए, और उसके बाद कौन सी पोटेंसी सही है और उसमें डोजेस क्या होंगे। तो सर आपकी जो अभी तक मैं बातें सुन रहा हूँ उससे मुझे ये समझ आता है कि आप सिर्फ पेशेंट के कहने पे नहीं जा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है कि मुझे ये फील हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ये जानता हूँ ना कि पेशेंट तो सिर्फ सिम्टम्स बता रहा है। यदि उसके आंखों में लाली है, आंख से पानी आ रहे हैं, तो मैं ये देखूंगा ना कि हिस्टामिन का क्या प्रॉब्लम है, एलर्जी जनरेट हुआ है बॉडी में, एलर्जी किस ऑर्गन से जनरेट हुआ है, क्या उसके फैटी लिवर्स हैं, क्या उसने कुछ ऐसा खाया पिया है जिससे एलर्जी डेवलप हुआ है, या बाह्य कारण हो सकते हैं, एक्सोजेनिक कॉज हो सकते हैं, इंडोजेनिक कॉज हो सकते हैं, या कोई ऐसा चीज़ वो खा रहा है जिससे मेंटेन हो रहा है डिजीज, तो मेंटेनिंग कॉजेज क्या है। तो सारे सिचुएशंस को रीड करने के बाद, सेंस ऑर्गन को रीड करने के बाद, तो मैं पहुंचता हूं कि ये किस तरह से बीमार है और उसको किस तरह से ठीक करना है। ये आर्ट ऑफ हीलिंग होता है। आर्ट ऑफ हीलिंग का यही मतलब है कि आप डिजीज को नहीं देखो, आप रोगी को नहीं देखो, आप ये देखो कि वो रोग उसमें आया कैसे, क्या उसके इम्यूनिटी ने प्रोड्यूस किया, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके कारण बाहरी हैं, एक्सोजेनिक हैं या इंडोजेनिक हैं, किस चीज़ से, किस चीज़ों के कारण, किस खान पान के कारण, किस आदतों के कारण बीमारी मेंटेन हो रहा है, तो इसको मेंटेनिंग कॉज बोलते हैं। ये सारे सिचुएशंस को समझने के बाद ही डिजीज को पकड़ पाएंगे और रोगी को ठीक कर पाएंगे। दैट मीन्स कि सर जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये सिर्फ मरीज ये क्या कह रहा है, जैसे मैं मरीज हूँ, मैं आपके पास आया कि मुझे खांसी हो रही है, सर्दी फील हो रही है, तो आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, आप ये भी देखेंगे कि इसके आइज़ रेड है क्या, इसके बॉडी की कंडीशन क्या है, ये क्या खाता है पीता है, कहीं ये नशा नहीं करता, इन सारी चीज़ों के बाद आप एक मेडिसिन तक पहुँचेंगे। एक कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मेरे को एसिडिटी हो रहा है ना, गट मेरा इरेगुलर रहता है, गट हेल्थ गड़बड़ है, मैं तनाव में हूँ, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। तो आपको सोचना है ना कि जो सेकंड ब्रेन है गट, उसमें क्या प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम है कि आदमी सादा खाना भी खा रहा है फिर भी इसको गैस बन रहा है, इसका स्ट्रेस लेवल क्या है, इसमें कितना तनाव है, क्या इसके रूटीन्स हैं, कहाँ पर ये प्रॉब्लम में है, कब बीमारी इसको टाइफाइड की हुई थी, क्या ये सोमनेला बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है, क्या इसके अंदर जो टाइफाइड की बीमारी हुई सेपरेट फॉर्म में बैठा हुआ शरीर में, क्या इसको कभी पैथोजेंस का इन्फेक्शन लगा था यानी यूटीआई हुआ था, वो यूटीआई कोली तो नहीं इसके अंदर बैठा हुआ है, गले में अगर इसको खराश है तो क्यों है, क्या स्ट्रेप्टोकोक्कल बैक्टीरिया तो गले में नहीं बैठा हुआ है। तो ये हर चीज़ पे बारीक अध्ययन डॉक्टर का होगा, हर चीज़ पे वो बारीक नज़र रखेगा, तो बीमारियाँ उसके नाकों से बच नहीं सकती है। बीमारियों को ठीक करने की होम्योपैथी में बेशुमार दवाएं हैं, लेकिन अब तब है कि आप पहले बीमारी को तो समझें। आपने बीमारी को समझा, आपने उसके कॉज ऑफ डिजीज को समझा कि क्यों ये बीमारी इसको अभी तत्काल सता रहा है, और अगर सता रहा है तो क्या इसके बॉडी में सप्रेस्ड है। कभी किसी बच्ची को मान लीजिए कि पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो एलोपैथ में जाता है, तो एलोपैथ में क्या करती है गायनेकोलॉजिस्ट, वो उसके हार्मोन्स को टेस्ट करती है, कौन कौन सा हार्मोन्स बन रहा है, कहती AMH तुमको कम बन रहा है, अब इसको रेजिस्टोन दे दो, ठीक है। अब उसको हार्मोन्स चला, ओवरी पॉलीसिस्टिक है, अब ओवरी पॉलीसिस्टिक है, उसमें सिस्ट हो गए, फॉलिकल्स बने नहीं, जब फॉलिकल्स बने नहीं, फूटे नहीं, तो फिर AMH कैसे होगा। तो जो उसके हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और ये दो हार्मोन्स जो ये ओवरी बनाता है, पहले आप ये देखो कि वो हार्मोन्स बने कि नहीं, और नहीं बने तो क्यों नहीं बने, और उनके नहीं बनने से AMH घट गया,
तो फॉलिकुलर फेज कंप्लीट नहीं हुआ, यस सर, या तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया है तो कम हो कम गया। हो गया। तो इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे फंडामेंटल काउज़ है आजकल जो पीसीओएस और पीसीओडी बच्चियों को हो रहा है, बच्चियों को यूटीआई लगा रहता है ओके। और हाइजीनिक लाइफस्टाइल में यूटीआई दबा हुआ रहता है। तो जो पैथोजेंस हैं वो अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट में फैल के सब ऑर्गन्स को डैमेज करते रहते हैं और उसी में पीसीओएस पीसीओडी ज़्यादा तक अभी दिखने को मिल रहा है। लेकिन इसको ज़्यादातर मीडिया से लेकर डॉक्टर तक इसको जोड़े हुए हैं फास्ट फूड, लाइफस्टाइल, ये वो। जबकि मैं कहता हूँ कि किसी मर्द को अगर प्रोस्टेट की बीमारी होती है, किसी लड़की को अगर ओवरी का डिजीज होता है, यूट्रस का डिजीज होता है, तो सर्वप्रथम उनको यूरिन कल्चर कराना चाहिए। ताकि उनको बैक्टीरियाज क्या है वो पता हाँ, चले। कहाँ कितना लॉस उसने किया है और उसके कारण क्या चेंजिंग आई ऑर्गन्स में, पहले फंक्शन में प्रॉब्लम आया, फिर उसके एनाटॉमी में प्रॉब्लम आया, तो ये देखना होता है। मान लीजिए सर कि एक ऐसा कंडीशन है कि कोई इंसान ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहा है, और क्या उसके साथ वो चाहे तो होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में कंटिन्यू कर सकता है या ऐसा करना गलत होगा? देखिए, बात ये है कि आप किस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए हैं। यदि आप मान लीजिए कि डॉक्टर के पास गए हैं पाइल्स के लिए और थायराइड की दवा खा रहे हैं, आप नहीं छोड़ना चाहते हैं कि नहीं मैं इसके लिए होम्योपैथ खाना चाहता हूँ और TSH बढ़ा हुआ है उसके लिए एलोपैथ खाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली पेट उसको ले लीजिए, नाश्ते के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद होम्योपैथ खाइए, दोनों में आपका राहत होगा। और एक एक्सपर्ट है, जैसे मेरे पास कोई रोगी आएगा तो मैं उसको एलोपैथ खाने ही नहीं दूंगा, ओके। मैं तो उसकी भी दवा दे दूंगा। नाइस। ये है, आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस डॉक्टर पे है कि नहीं, और डॉक्टर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, डॉक्टर को अपने मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये सारे सिचुएशन जो हैं वो तय करते हैं कि पेशेंट को कितना लाभ डॉक्टर देगा। तो मान लीजिए कि सर कोई अगर ये चाहता हो कि उसको सेम ही डिजीज़ है, एक ही कुछ तो है, और उसके लिए वो होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों खा सकता है कि नहीं? या फिर ये ज़रूरत गलत नहीं है। अगर उसको होम्योपैथ पे भरोसा है, अपने डॉक्टर पे भरोसा है, उनकी दवाओं पे भरोसा है, तो होम्योपैथ की दवा सेवन करें। नहीं भरोसा, एलोपैथ की दवा सेवन करें। अब एक ही बीमारी के लिए आप दोनों दवा क्यों खाएंगे? तो ये क्योंकि दोनों तो जाकर असर आपके शरीर के इम्यूनिटी पे असर करेगा ना, वाइटल फोर्स पे। तो मतलब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसे लिखा हुआ का बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान हो सकता है क्योंकि एक ही जगह पे दोनों जाकर असर करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है। मैं ये कहूँ नहीं है, मैंने बहुत सारे पेशेंट मेरे हैं जो खाते हैं, कुछ दवाएं हार्ट का, कुछ शुगर का खाते हैं, कुछ लीवर का, कुछ प्रोस्टेट का मेरा खाते हैं, कभी कोई ऐसा देखने को तो नहीं मिला अभी तक। ओके, तो आप अपने समझ से, इतने सालों के एक्सपीरियंस से क्या बोलेंगे, उनको ये ऐसा करे या ना करे? नहीं, कर सकते हैं। अगर किसी को मान लीजिए कि कोई ऐसी दवा चल रही है, हार्ट में उनको प्रॉब्लम है, उनको ब्लड थिनर चल रहा है, उसके बगैर उनकी बाईपास हो चुकी है, तो वो हार्ट की दवा को छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे में अगर वो होम्योपैथ खाना चाहें तो क्यों नहीं खा सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूरेशन कितना होगा उस दवा से इस दवा का, ये डॉक्टर तय करेगा। ओके सर, मान लीजिए कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ओके, और मुझे लग रहा है कि मेरे पे असर नहीं हो रहा है, वाकई में नहीं हो रहा होगा, अगर उस केस में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मुझे एलोपैथी पे स्विच कर जाना चाहिए? मेरे एक दोस्त है, उनको यहाँ पे सिस्ट आया हुआ था, तो वो काफ़ी टाइम से होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर रहे थे बट नहीं हुआ, तो उन्होंने स्विच किया, तो फिर वहाँ से जब वो एलोपैथिक मेडिसिन पे गए तो वो ठीक हो गया। तो मान ली यहाँ तो एक कंडीशन जहाँ पे ठीक हो गया, बट मैं ये कंडीशन रख रहा हूँ कि हो सकता है कि सही डॉक्टर नहीं मिले हो, या हो सकता है कि उनको और वेट करना चाहिए था। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए अगर वो काफ़ी टाइम से ले रहा है और उसको असर नहीं दिख रहा है तो? हाँ, अगर काफ़ी समय से ले रहा है वो होम्योपैथ से उसको कोई राहत नहीं मिल रही है, तब तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर सही डॉक्टर, सही दवा मिलेगी, मैं नहीं समझता हूँ कि सिस्ट या गांठ या लाइपोमा ठीक नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो कितने को ठीक किए। सारा ये निर्भर करता है ना कि क्वालिटी दवा की क्वालिटी क्या है। अब वही दवा सबल सर लूटाकाई ले लीजिए, सबल सर की किसी कंपनी का 400 में मिल रहा है, 400 रुपीज़ में 30 ml परचेज करते हैं, और किसी का 150 रुपीज़ में आप 30 ml परचेज करते हैं, तो क्या आप समझते हैं दोनों क्वालिटी सेम है? नहीं, सिमिलर मेडिसिन है, वो डाइल्यूट किया हुआ है, वो 3x है, वो मदर टिंचर है ही नहीं। मैं मदर टिंचर में आपको दूंगा 15 ड्रॉप थ्राइस अ डे विथ वाटर, और वो 50 ड्रॉप्स भी लेंगे तो एक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी पे। यही तो दवा की क्वालिटी भी है ना। हाँ, वही मैं सर, ड्रग की क्वालिटी है, अच्छे दुकान से दवा परचेज कीजिए। अगर आपका चिकित्सक खुद दवा रखता हो और दे रहा हो तो सबसे बढ़िया हुआ है, क्योंकि आप डॉक्टर
के भरोसे आए हैं ना, तो आपको डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए। अगर डॉक्टर खुद की दवा आपको दे रहा है अपने क्लिनिक से तो आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट। आपने मार्केट में दवा परचेज किया, उसकी इफिकेसी क्या है, उसमें कौन सा डाइल्यूशन डाला गया, कौन सी अल्कोहल डाला गया, वो ट्रिपल फिल्टर्ड है कि नहीं, वो ENA में बना हुआ है कि नहीं। एक नक्स 100 कंपनियां हिंदुस्तान में बनाती है, एक कार्बोवेज 100 कंपनियां हिंदुस्तान में बनाती है। दुकानदार अपने हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से आपको दवाएं बेचता है, लेकिन आप यूज़र हैं। आपको डॉक्टर ने जिस कंपनी को बताया कि ये कंपनी लो, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कैंथेरिस कौन कंपनी ओरिजिनल बना रही है, कौन 3X बना रही है, कौन कितना डाइल्यूट करके दे रही है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक को दवा की भी बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। तो अगर चिकित्सक आपको अपने यहाँ से दवा दे रहा है तो बेस्ट है आपके लिए। उसमें भरोसा करके दवा परचेज करें, 2 रुपया ज़्यादा हो तब भी। लेकिन यदि आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, आप कहीं वैसे दुकान में चले गए जो सिर्फ आपको अल्कोहल भर के दे दिया लेवल लगाकर, तो फिर होम्योपैथ की तो बदनामी हो जाएगी ना। सर एक इंसिडेंट है, अभी से 3-4 साल पहले मैं अपने भैया के साथ रहता था, तो मुझे सर्दी हुई थी अचानक से, मेरा गला में खराश हो रहा था। तो भैया एक दवा, होम्योपैथिक दवा लाए, उसका नाम एकदम से मैं भूल रहा हूँ, रस्टक नाम था। तो उन्होंने मुझे दिया कि सर्दी ठीक हो जाएगी। मैंने 2-3 टाइम लिया, मेरी सर्दी वाकई में ठीक हो गई। फिर ये बात मेरे हेड में था ही। कुछ टाइम और हुआ, उनका बाबू था छोटा, वो बेड से गिर गया, तो उसके चोट लगा था हेड में हल्का सा ही। तो भैया ने उसको कोई दवा दी। तो मैंने उस दिन पूछा कि भैया आपने इसको दवा क्यों दी यार, कैसी दवा है? उन्होंने बोला कि इस दवा से जो ब्लड क्लॉट हो सकता है, इसको वो नहीं होगा। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया सर कि क्या ऐसी कोई 3-4 मेडिसिन है, 5 मेडिसिन है जो हम घर में रख सकते हैं, जो किसी भी छोटी चीज़ों में हम उसको यूज कर सकते हैं, और या ऐसा गलत है? मैं लाया हूँ अपने साथ जिन दवाओं का आपने जिक्र किया, वो दवाएं आपने रस्टॉक्स बोला ना। यस सर। ये रस्टॉक्स है। ओके। आप चेंजिंग वेदर में हल्का सर्दी खांसी, एलर्जी भी हल्का सा हो, छींक छाक, आँख लाल, या हल्का बुखार, ठंड लग रही हो, हर केस में, सिचुएशंस में, अगर कहीं आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो तब भी रस्टक्स को कैरी कर सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं। रस्टक्स इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आप लो पोटेंसी यूज करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ रस्टक्स 30। हाई पोटेंसी को ऑलवेज डॉक्टर के सुपरविजन में खाना चाहिए। दूसरी आपने बोला ना आर्निका। ओके सर। ये आर्निका मॉन्ट। ओके। इसका आर्निका मॉन्ट 30। ओके। बच्चों को चोट लगे, बड़ों को चोट लगे, तुरंत का चोट हो तो 30 पावर ही चलेगा। डोजेज बदल जाएंगे, बच्चों को 2 बूंद देना, बड़ों को 5 बूंद देना, इस तरह से डोजेज बदल जाएंगे, लेकिन आर्निका 30 ही चलेगा। ये चोट में बहुत अच्छा है, ना स्वेलिंग होने देगा, ना ब्लड क्लॉट होने देगा, और दर्द की भी रिकवरी तुरंत करेगा। तो आर्निका 30 है। इसका मदर टिंचर भी रखना चाहिए, उसको लगा दीजिए मूलर को, जिसको मदर टिंचर बोलते हैं, आर्निका क्यू। और ये 30 पोटेंसी को यूज कराइए, ओरल खिलाइए बच्चों को या बड़ों को, जिनको भी चोट लगा है। और आप 5 दवाएं जानना चाहते हैं। तीसरी दवा है इकोनाइट। भी माइल्ड फीवर, या कभी कभी हार्ट बीट बढ़ गया हो या घट गया, दोनों सिचुएशन में आप आर्निका को इकोनाइट को दे सकते हैं। इकोनाइट हमेशा वैसे आदमी के जेब में रखिए जिसको हार्ट का प्रॉब्लम। अगर वैसा कोई सिचुएशन आया गंभीर, तो उनको 2-3 बूंद 10-10 मिनट पे 2-3 बार दे दीजिए। हार्ट का प्रॉब्लम सर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगे कभी कि वो बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन गलत देखने को मिले, उस समय आप यूज कर सकते हैं कोनाइट को। ये कार्बोवेज है। कार्बोवेज, हाँ, ये गैस की 1 नंबर दवा है। किसी को गैस बन रहा हो, गैस से आप पेट फूल रहा हो, और गैस के कारण मान लीजिए कि उनको लगे कि हमको हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा कुछ, तो उसमें कार्बोवेज दे सकते हैं। बहुत मुफीद दवा है। एक और दवा है, बहुत लोग जानते हैं इसको, नक्स। नक्स भूमिका। ये गैस की अच्छी दवा है। अब थके हैं, अपने टूर किया हो, आपका रूटीन सही नहीं रहा हो, खान पान सही नहीं रहा हो, पेट गड़बड़ा गया हो, तो उसमें नक्स भूमिका दवा बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये विषैले पदार्थ से बनता है, इसलिए बच्चों को मैं देने नहीं कहूँगा। बच्चों, कम से कम 5 साल के बच्चों तक तो नक्स का प्रयोग नहीं करें, और करना भी हो तो डॉक्टर के सुपरविजन में करें, और 30 नहीं 6 का मात्रा में करें। तो सर यहाँ से 2 क्वेश्चन मेरे हेड में आता है। पहला ये कि जो 30 CH है वो ही खुद से अगर यूज करें तो उतना तक ही यूज करें। मैंने आपको बताया ना कि एक्यूट केसेज में आप ले सकते हैं होम्योपैथिक दवा, लो पोटेंसी, वो भी डीप एक्टिंग ड्रग नहीं। आर्सेनिक है, फास्फोरस है। अच्छा। कुछ होम्योपैथी की दवाएं डीप एक्टिंग होती है, उनका असर बॉडी पे बहुत लंबा रहता है, लंबे टाइम तक रहता है।
तो वैसे दवा का इस्तेमाल खुद से नहीं करें। सेल्फ मेडिकेशन में जो कॉमन दवाएं हैं ना होम्योपैथी, उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। नो शॉर्ट्स को बीमारियों से बनी हुई दवा जैसे ट्यूबरकुलिनम, सिफिलिनम, मेडोरिनम मैंने पहले जिक्र किया, या फिर वैसी दवाएं जो खनिज लवण या कुछ केमिकल से बनते हैं जिनका एक्शन बहुत गहरा रहता है, डीप रहता है, बहुत दिनों तक शरीर पर रहता हो और कुछ साइड इफेक्ट्स भी दे जा सकते हैं आपको, उन दवाओं से बचना चाहिए। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी दवा रखना चाहते हैं एक बार डॉक्टर से पूछ ले कि क्या आप वो रख सकते हैं और कितने पावर का यूज़ करना है, क्योंकि अगर वो किसी विषैले पदार्थ से बना होगा या डीप एक्टिंग ड्रग होगा तो डॉक्टर वहाँ पे मना कर देंगे। होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप फ्रीली कोई भी पोटेंसी कोई भी दवा इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये 2-4 थोड़ी सी जानकारी यदि हो तब कर सकते हैं, अदरवाइज जानकारी नहीं हो तो डॉक्टर के सुपरविजन में करें। अभी के टाइम पे सर लाइफ स्टाइल बहुत लोगों का अप एंड डाउन रहता है, जिसकी वजह से वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर पैकेज फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लीवर है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। उनको पता भी नहीं होता है कब फैटी लीवर या कुछ भी चीज़ हो गया लीवर से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि लीवर जो है ह्यूमन बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर वो सही है तो बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो सर मान लीजिए कि क्या लीवर के लिए कोई ऐसी मेडिसिन है जो इंसान घर पे रख सकता है अगर उसको लगे कभी या वो बहुत ज़्यादा बाहर अंदर का खा रहा हो तो ईयर में कुछ टाइम यूज कर सके या डेली यूज कर सके, ऐसा कोई लीवर के लिए मेडिसिन है? नहीं, आपने बताया फास्ट फूड यस सर, लॉस कर रहा लोगों को, या वो मैदे का सामान खा रहे हैं या जिनोमोटो डाला हुआ चीज़ खा रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? ऐसी बात तो है, फास्ट फूड का, प्रोसेस्ड फूड का आदत बढ़ा है, लोग रेडीमेड पसंद करते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, लीवर डैमेज होने में बहुत सारे रीजन्स हैं। एक तो ये फास्ट फूड है, लेकिन दूसरा है नींद की कमी। स्लीपिंग आवर्स घट रहे हैं हमारी लाइफ में, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। हर यंग मैन, हर एग्ज़ाम देने वाला बच्चा, हर पढ़ाई करने वाला बच्चा स्ट्रेस में। आप जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं तनाव में आ जाते हैं बच्चे भविष्य को लेकर। सही बात है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि बच्चे अनिश्चितता से भरे हुए हैं, तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। मोबाइल उनके हाथ में है, तनाव है, इन दो कारणों से उनका स्लीपिंग आवर्स घटता जा रहा है। तो स्लीपिंग आवर्स के घटने का प्रभाव कहाँ जाएगा? स्ट्रेस कहाँ रिलीज होगा? गट पे। आप नींद नहीं पूरा की तो स्ट्रेस रिलीज हुआ नहीं, तो डबल परेशानी कहाँ होगी? गट को। खान पान गड़बड़ है, तीसरी परेशानी कहाँ होगी? गट को। तो पेट तो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, या फिर वो गैस बनाएगा, या फिर कुछ जरूर परेशानी पैदा करेगा। ये सारा कुछ होगा तो आपका जो खुश रहने का हार्मोन्स है, डोपामाइन और सेरोटोनिन, वो कम रिलीज होगा। तो गट का बहुत बड़ा रोल है आपको खुश रखने में, आपको खुश रखने वाला हार्मोन्स बनाने में, आपको पैशन देने वाला हार्मोन्स बनाने में गट का बहुत रोल है। और गट पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। पेट की सफाई बच्चे जानते ही नहीं क्या है। तो सिर्फ ये फास्ट फूड दोषी नहीं है, आप इस पर विचार करेंगे ना तो 100 कारण है जो हमारे जनरेशन को डैमेज कर रहे हैं। फास्ट फूड भी उसमें एक है। यस सर। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ से समझ में आ रही है कि कम नींद और स्ट्रेस से हमारे लीवर पे असर पड़ता है। यस, गट सिर्फ डाइट से आपका नहीं बिगड़ता है, गट आपके शॉर्ट स्लीप से बिगड़ता है, गट आपके स्ट्रेस लेवल से बिगड़ता है, गट पे आपका सोच का असर होता है, खान पान का तो होता ही है। तो सर क्या आप कोई मेडिसिन ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं जो वो रख सकता है, या तो डेली या टाइम टू टाइम? ऐसे हो सकता है कि एक मंथ कंटिन्यू करे फिर डिसकंटिन्यू कर दे ऐसे? देखिए, मैंने शुरू में ही बोला ना कि होम्योपैथ सिमिलर सिम्टम्स पे जाता है। हम आपके लिए कुछ और दवा सेलेक्ट करेंगे उसी डिजीज में। आपका दोस्त अगर आपके साथ आया, उसको भी बुखार है, उसको भी टाइफाइड का पता चल चुका है, लेकिन उसके लिए दवा दूसरा होगा, आपके लिए दवा दूसरा होगा। तो ये सिमिलर मेडिसिन है। आपके अंदर क्या पेक्युलियर सिम्टम्स हैं, उसके अंदर क्या अलग सिम्टम्स हैं, आपका क्या बता रहा है बीमारी, कहाँ तक कितनी गहराई उसमें है, उसकी बीमारी में क्या प्रॉब्लम है, वो कितना डैमेज कर रहा है, किस ऑर्गन पे उसका असर है, आपको भूख लग रहा है, उसको भूख नहीं लग रहा है, कि फीवर है, तो दवाएं बदल जाती हैं। लेकिन आप यदि कॉमन दवाओं का जिक्र करते हैं कि कोई ऐसी दवा मैं आपको बताऊं जो सर्वसुलभ हो और सबके लिए सुलभ हो, सबको असर करे, तो वो एक दवा है चेलिडोनियम की। ये बच्चा से लेकर बूढ़ा तक किसी एज ग्रुप का आदमी हो,
आप उसको दे सकते हैं। अगर उनको भूख कम लगती हो, अगर उनको अपच का शिकायत हो, अगर उनको फैटी लीवर का शिकायत हो, तो बुजुर्ग और बड़े लोग खाएंगे इसको। एडल्ट का डोज है 15 बूंद 2 बार से 3 बार, और बच्चे हैं तो उनको 5 से 10 बूंद के बीच में 2 बार या 3 बार आप दे सकते हैं, जैसा उनको प्रॉब्लम है। और एक जर्मन की दवा है रिकबैक की, R7। हाँ, R7 चेलिडोनियम की अगर ले लेता है कोई भी, तो कोई भी लीवर का बीमारी हो बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। बाकी तो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में दिखना होगा। सर, किसी रोगी को कब तक डॉक्टर की निगरानी में दवा को कंटिन्यू करना चाहिए? रोगी एक गलती करते हैं, और सच बोलूँ मैंने भी एक मिस्टेक करा था। मेरा जब पिंपल्स हुए थे मुझे बहुत, तो मैंने दवा मैं कंटिन्यू कर रहा था, बट मुझे लगा कि ठीक है, मैंने छोड़ दिया। बट मुझे बाद में समझ आया कि मुझे कंटिन्यू करना था, क्योंकि उसके नेक्स्ट फेज़ का जो दवा था वो डॉक्टर देते, शायद वो मैं मिस कर गया। तो क्या मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। तो रोगी को कब तक डॉक्टर की निगरानी में कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, जब आप पहली बार डॉक्टर के टेबल पे बैठते हैं तो डॉक्टर 2 चीज़ करता है। एक तो दवा को मैनेज करने के लिए मेडिसिन देता है, ठीक है वो सर। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज है। ठीक है सर। अगर वो मैनेज नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि मैंने ऐसी दवाएं आपको दी है, 4 बूंद खा लो और 1 महीने बाद आना, आप कहेंगे कैसा पागल डॉक्टर है, 4 बूंद दवा पे खिला दिया, क्या इसका होम्योपैथी का जादू होगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा। जबकि सही है, जबकि वो सही है, उसने सिलेक्शन किया है, उसने आपके बीमारी के सिमिलर मेडिसिन को उसने रेपर्टराइज किया है। उसने जो 4 बूंद की दवा दी है या 1 डोज दिया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा दवा है, और 15 दिन बाद आपको जाना चाहिए, लेकिन आप भाग जाएंगे। कैसा डॉक्टर 1 घंटा तक माथा चाटा, उसका 4 बूंद दवा खिला के हमको फटका दिया। तो वो क्या करता है कि पेटेंट्स दवाएं और भी मेडिसिन सिमिलर डिजीज से जो रिलेट करती हैं, जो उसको रोक सकती हैं, डिजीज़ को थोड़ा हल्का सेप्रेस्ट कर सकती हैं, वैसी दवाएं देकर आपको डिजीज़ को मैनेज करता है कि आप उसके ट्रीटमेंट में बने रहें। अब वो सेकेंडरी एक्शन कब डिजीज का ड्रग का लेना है, क्यूरेटिव एक्शन कब लेना हो, तो उसके दिमाग में है। आप गए नहीं तो आप बीच रास्ते में ही भटक गए। आपको ड्रग दवा तब तक लेनी है, होम्योपैथिक दवा, और तब तक डॉक्टर से मिलना है जब तक वो ये नहीं कह दे कि तुमको मैंने दवा दी थी, क्यूरेटिव एक्शन तुम पर हो गया, अब तुम फ्री हो, अब ये फलाना दवा को और सेवन कर लो जिससे भी बीमारी लौटे नहीं। ठीक है, जब ऐसा आश्वासन डॉक्टर से मिले, चिकित्सक से मिले, तभी बीमारी को छोड़ना, दवा को छोड़ना चाहिए और डॉक्टर को छोड़ना चाहिए। एक और चीज़ है सर, ज़्यादातर लोग जो अभी के टाइम पे होम्योपैथिक मेडिसिन से दूर जाते हैं, उनका एक और रीज़न होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत धीरे काम करती है। उसको सर कैसे टैकल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे सर? होम्योपैथ स्लो नहीं काम करता। होम्योपैथ को आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, आपके अंदर जो दवाओं का, केमिकल्स का इफेक्ट है बॉडी पे, अगर किसी ने मान लीजिए कि कैंसर पेशेंट है, उसने केमो लिया है, अब उस पे जो दवा का एक्ट होगा और एक आम आदमी पे जो दवा का एक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। वो जल्दी क्यूरेटिव एक्शन में आएगा, और जो केमो लिए हुए आदमी, उसमें क्यूरेटिव एक्शन आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। सूक्ष्म होम्योपैथिक दवा है ना, इसकी पोटेंसी का एक अपना स्कोप है, और बहुत ज़्यादा आप दवा ले रहे हैं, अब शुगर का भी ले रहे हैं, बीपी का भी ले रहे हैं, थायराइड का भी ले रहे हैं, उसके साथ किसी डिजीज पे आप होम्योपैथ का एक्ट चाहते हैं, तो आप ये कैसे मान लीजिएगा कि होम्योपैथ दवा काम नहीं कर रहा है? आपकी बैरियर्स है ना, आपके अंदर बहुत सारी केमिकल्स का एक्ट चल रहा है बॉडी पे, और उस केमिकल्स के एक्ट को काटते हुए, उस केमिकल्स एक्ट को झेलते हुए होम्योपैथी एक ड्रग को अपना एक्शन देना है बॉडी पे, आपके वाइटल फोर्स पे। तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो तो पहले से 3 ड्रग को झेल रही है, जो आप आयुर्वेदा या एलोपैथ का ले रहे हैं। तब होम्योपैथ के लिए कितना स्कोप बचता है आपके बॉडी पे, इसमें निर्भर है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ होम्योपैथिक दवा खा रहा हो, उसकी तुलना में जो अन्य दवाएं भी ले रहा है होम्योपैथ के साथ, ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। वो क्यूरेटिव एक्शन उस पर जल्द होगा। अब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, सेम दवा में चला रहा हूँ 2 बच्चे को, अगर एक बच्चा को कोई दूसरी दवा नहीं चल रही तो उस पर एक्ट ज़्यादा होगा, और दूसरा बच्चा मान लीजिए कि किसी और तरह की दवा खा रहा हो, साथ में होम्योपैथ खा रहा हो, तो उस पर एक्शन कम होगा। आपके पास 15 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो इतने सालों में आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा, सबसे मेडिकल कोई केस रहा है जो आपने देखा हो कि होम्योपैथी से ठीक हो गया, आपको भी लगा हो कि ये मेडिकल जैसा है? देखिए, ऐसे तो अनेकों केस है सर, 2-3 केस बताएंगे? लेकिन मैं बताता हूँ। एक हमारे पास सज्जन आए, उनके लड़के सुपौल में एसपी थे, शैशव यादव।
उनके पिताजी का नाम था शशिधर प्रसाद यादव। यस सर। अभी कहाँ है शशिधर यादव, पता नहीं है, ध्यान नहीं है मेरे को। बोला ना मैं पेशेंट को मैं उस रिलेशन पे फ़ोन नहीं करता हूँ कि मेरे पास आओ, रिलेशन है अपने जगह पे, लेकिन ट्रीटमेंट में है तो आप खुद आइए। तो एसपी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं सुपौल एसपी बोल रहा हूँ, शशिधर यादव। बोलिए क्या बात है? पिताजी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है 18 mm का। 18 mm? हाँ, मैं लेकर आना चाहता हूँ। बोले आइए, कुछ है स्कोप? बोले एकदम स्कोप है। वो लेकर आए, आप बिलीव नहीं करेंगे, 80+ एज, 80+? बॉडी वेट बहुत ज़्यादा, 100 kg से ज़्यादा बॉडी वेट था। यस सर। हालांकि डील डॉल भी लंबा चौड़ा उनका है। नाम है शशिधर प्रसाद यादव। आए, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा और फैमिली बोल रहा ऑपरेशन के लिए। हम ऑलरेडी 3 ऑपरेशन करा चुके हैं, बाईपास भी मेरा हो गया। अब कतई हम ऑपरेशन कराएंगे नहीं, गॉल ब्लैडर का स्टोन से जिनको जो कष्ट मिले झेल लेंगे। अब हम पेट में छोटा सा छेद भी करवाने को तैयार नहीं है। हमने भी कहा कि ठीक है, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप खाइए स्टोन को, छोटा काला स्टोन की दवा होम्योपैथ में है, हम देकर देखते हैं। 8वें महीने पे उनको एक रात गैस बना, किसी गैस्ट्रो में गए डॉक्टर के यहाँ रात में। उन्होंने जाते ही यही बात बोला कि मेरे को तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उनके दिमाग में ये था कि पेन जो हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हुआ है। इस बीच में उनको रिक्वेस्ट किया था कि अल्ट्रासाउंड कराइए, लेकिन वो कराए नहीं। ठीक है। वो जब गए डॉक्टर के यहाँ तो बोला है कि हम इनको पेट में दर्द है, जो भी उनके साथ अटेंडेंट गए थे, और इनको पहले से गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो पहले तो डॉक्टर ने क्या किया, अल्ट्रासाउंड किया, USG। कहा गॉल ब्लैडर में तो स्टोन है नहीं, इनको तो कॉन्स्टिपेशन और गैस है। कुछ दवा हुआ दिया, फ्री कर दिया कि जाइए घर। अगले दिन बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो गया, हमारे आपके क्लिनिक में, उससे पहले हम एक जगह और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, स्टोन था ही नहीं, स्टोन निकल चुका था मेरी दवा से। अब मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, इसको ज़्यादा बढ़ा कर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि लोग पूछेंगे कैसे निकल गया गॉल स्टोन। गॉल स्टोन निकलने का क्या जरिया भाई? किडनी स्टोन का तो यूरिनरी ट्रैक्ट है, आप कौन सा ट्रैक्ट बना देंगे होम्योपैथिक दवा से? ये बेवकूफ़ी है। क्या आपने कोई पत्थर डाला क्या गॉल ब्लैडर में? वो क्या है? सोर्स क्या है उसके बनने का? राइट। उसके बनने का सोर्स आपका ट्राइग्लिसराइड है, उसके बनने का सोर्स आपका यूरेट्स है, आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के कुछ पार्ट हैं जो वहाँ डिपोजिट हुए एज ए कचरे के रूप में, स्लज के रूप में, वो धीरे धीरे तैरते तैरते ठोस हो गए। बालू का कण जमा होते होते एक पत्थर बन गया। तो बालू के कण क्या थे? वो आपके कोलेस्ट्रॉल का ही पार्ट था, ट्राइग्लिसराइड का ही पार्ट था, वो आपके यूरेट्स का ही पार्ट था। तो यदि शरीर में इन तत्वों की वृद्धि हुई तो वहाँ डिपोजिट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जब पेशेंट आएगा तो मैं पहले उसका ब्लड टेस्ट करूँगा, उसकी हिस्ट्री लूँगा, उसके मियाज पे देखूँगा, सोरा सिफिलिस साइकोसिस, सारे मियाज पे ध्यान दूँगा, उसके ब्लड टेस्ट पे ध्यान दूँगा कि इसको कोलेस्ट्रॉल का रेगुलर रहा है प्रॉब्लम, वो कोलेस्ट्रॉल हट में जाने के बजाय गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट हुआ। तो ये सारा सिचुएशन देख के हम पेशेंट को ट्रीट किए, पेशेंट ठीक हो गया। तो ऐसा केस तो देखने को मिला है। गॉल ब्लैडर का स्टोन छोड़े, किडनी का स्टोन तो कोई भी हो आज तक फेल नहीं हुआ, सब निकल ही जाता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन कई एक लोगों का निकला, इसमें से एक केस हम बताया, आपको नाम रख के बताया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन नाम नहीं रखना चाहिए पेशेंट को का, लेकिन एक केस हुआ, वो बोलते हैं कि किसी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर बात रखा। तो सर इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, एक और चीज़ मुझे कि आपको क्या दिखता है कि लोग वो कौन सा 1, 2, 3 मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से होम्योपैथिक दवा का उन पे असर जो हो सकता था, उनका रोग जो ठीक हो सकता था वो नहीं हुआ? 1, 2 मिस्टेक जो आपको अक्सर दिखता हो कि लोग ये मिस्टेक कर देते हैं जब वो होम्योपैथिक दवा आपके ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं? देखिए मिस्टेक तो लोग करते हैं, जैसे माइग्रेन है, पाइल्स है, या लीवर का कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसमें दवा डॉक्टर ने दिया, आपको लगा कि अब तो हम क्योर हो गए, अब तो ये डॉक्टर साहब झूठ मूठ के बुला रहे हैं, दवा हमको लाद रहे हैं, यहीं पे मिस्टेक होता है। डॉक्टर को पता है कि कौन कौन सा ऑर्गन इसका डैमेज हुआ है, कौन कौन सा ऑर्गन सही फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स गलत आ रहे हैं, इसके कारण ब्लड में ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। अब किसी को लीजिए सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है ना, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अब उसको ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास आया तो हम समझ गए कि ये पेशेंट परेशान है, क्रिएटिनिन बढ़ने से मेरा किडनी डैमेज हो जाएगा, लेकिन इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं। इसको अल्बुमिन रिस रहा है पेशाब में। अल्बुमिन क्यों रिस रहा है? क्योंकि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इकोलाई है,
अब इकोलाई के कारण अल्बुमिन रिसने लगा, अल्बुमिन के रिसने से क्रिएटिनिन बढ़ गया, बीपी के कारण क्रिएटिनिन बढ़ गया, शुगर के कारण क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, उसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ गया। मैंने बहुत सारे सिचुएशंस हैं, शुगर, बीपी, यूरिक एसिड का बढ़ना, यूटीआई का लग जाना उसी समय, यानी सारे ग्रह नक्षत्र उसके गड़बड़ हुए, वो क्रिएटिनिन बढ़ गया, किडनी डैमेज होने लगा। अब हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, क्या मैं क्रिएटिनिन की दवा दे दूंगा? नहीं। मैं उसका बेसिक टेस्ट कराऊंगा कि क्या उसके शरीर में पैथोजेंस हैं, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर नहीं है तो क्या सेपरेट फॉर्म में है, क्या पहले इसको इकोलाई हुआ था, कब हुआ था, और उसने कौन कौन सी दवा खाकर इसको सेपरेशन मोड में बॉडी में कैरी कर रहा है, जिसके कारण ये जलालत इसको झेलना पड़ रहा है। इसके अल्बुमिन रिसने लगे, इसके प्रोटीन आने लगे, इसके क्रिएटिनिन बढ़ गए, इसके ब्लड यूरिया बढ़ गए, और उस पर बीपी का क्या रोल है, शुगर का क्या रोल है, सारे सिचुएशन को समझ कर उसको हम क्योर करते हैं। राइट। वहाँ क्या होता है कि एलोपैथ में यदि आप जाते हैं, मेरी एक बात मैं बता रहा हूँ कि कोई पेशेंट है जिसको IBS है, अब उसका पेट जो है सो अपने आप बिहेव गलत कर रहा है, कब इरिटेट हो जाएगा पेट उसको पता नहीं, दूध खाया नहीं कि लूज मोशंस हो गया, गैस बन गया, कुछ भी नहीं खाया फिर भी पेट में गुड़गुड़ाहट है, गैस में है, गैस से परेशान है, तो उसका पेट उसका साथ नहीं दे रहा, गट उसका साथ नहीं दे रहा। तब क्यों हुआ, क्यों ऐसा सिचुएशन में पेट उसका आ गया, उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो कौन सा स्ट्रेस झेल रहा है, क्या उसको हुआ है, और रोमियो है या फिर उसके घर के आर्थिक स्थिति ऐसे हैं कि उसके कारण वो परेशान है। तो सारे सिचुएशंस का असर कहाँ गया, पेट पे, गट पे, और गट फ्लोरा इरेगुलर हो गया। तो IBS कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसका ब्रेन से। अब देखिए एलोपैथ में ब्रेन का डॉक्टर अलग है, गैस्ट्रो का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है। अब पेट वाला दिमाग का इलाज नहीं कर सकता, दिमाग वाला पेट का इलाज नहीं कर सकता, जबकि IBS के केस में पेट और दिमाग दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। उसके डोपामाइन को बढ़ाना है, सेरोटोनिन को बढ़ाना है, उसके स्ट्रेस को रिलीज करना है, उसके एंजाइटी लेवल को मेंटेन करना है, उसके स्लीपिंग आवर्स को बढ़ाना है, उसके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वो जो खाद्य पदार्थ खा रहा है उसको ठीक करना है, उसकी पेरिटल्सिस ठीक करनी है। तो सारे सिचुएशंस को एक ही आदमी ठीक करना है तो वो होम्योपैथ करेगा। वहाँ पर होम्योपैथ IBS में पेट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए कि हमारे पास एक ही डॉक्टर के पास दवा है, दिमाग का भी और पेट का भी। हम दिमाग को भी ठीक करेंगे, पेट को भी ठीक करेंगे, हम नींद को भी लाएंगे और डाइजेशन को भी ठीक करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेंगे। और वहाँ आप जाते हैं तो 2 डॉक्टर ढूंढना होगा, दिमाग का अलग, पेट का अलग। तो ये जो सिचुएशन है हमारे पास, कि हमारे पास बहुत सारी दवाएं हैं, हमारे पास संपूर्ण ट्रीटमेंट है हर बीमारी। अगर मेरे पास पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब हम तो एक ही बीमारी के लिए आए थे, हम तो आपको बताया कि हमको स्किन का प्रॉब्लम है, आपने लीवर की दवा क्यों दे दी? अरे भैया स्किन क्या है, स्किन तो सिर्फ सिम्टम्स दिखाया ना, प्रॉब्लम तो वहाँ से। तुमको नींद नहीं आई तो नींद नहीं आना एक सिम्टम्स है ना, बीमारी कहाँ से वो हम देखेंगे ना, क्या आप डिसाइड करेंगे। आपको अगर ट्रस्ट है तो हम पे बिलीव कीजिए, हमारी दवा 5 दिन खाने के बाद बताइए कि एक्शन हुआ कि नहीं। आप ये मत बताइए कि मैंने नींद के लिए आया था, अपने लीवर की दवा क्यों दे दी, कॉन्स्टिपेशन की दवा क्यों दे दी, क्योंकि हमको पता है ना कि कहाँ से जनरेट हो रहा है डिजीज। राइट, नाइस सर। तो सर ये काइंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी रोगी को, आपने पहले जैसे बताया कि होम्योपैथिक बहुत सारी कंपनियां मेडिसिन बना रही है, तो कौन सी कंपनी की मेडिसिन कंसीडर करे, कैसे? देखिए मैं सिंपल बात बताता हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रस्तोता हूँ नहीं, मैं उनको यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। राइट सर। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथ को प्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट सर। मैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का भी उतना इज्जत करता हूँ, जर्मन फार्माकोपिया का भी उतना इज्जत करता हूँ। राइट। लेकिन अब ड्रग की क्वालिटी पेशेंट को कैसे अच्छी मिले, तो इतने जान लीजिए कि अच्छी कंपनी अच्छी दवा बनाती है। राइट सर। उसकी प्रतिबद्धता है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक आइडेंटिटी है कि वो अपने क्वालिटी को गिरा नहीं सकती। राइट सर। उसकी दवाएं आपको महंगी होगी ज़रूर, लेकिन उसमें क्वालिटी होगी। अगर आप सबल सर लूटा लेते हैं तो अच्छी कंपनी का निश्चित रूप से महंगा होगा, क्योंकि उसके हर्ब्स महंगे हैं। ओके। आप कैंथरिस क्यू लेते हैं तो कैंथरिस क्यू बहुत कंपनियों के पास तो है ही नहीं। जर्मन की कंपनियों को और इंडिया की 1-2 कंपनियां कैंथरिस सही में बना रही हैं, अदरवाइज सिमिलर हर्ब्स से जिसके लक्षण या सिमिलर कैंथरिस दूसरा सोर्स है कैंथरिस का, तो वो सोर्स उनको मिल ही नहीं रहा है कि वो कैंथरिस बनाए, वो सोर्स मिल ही नहीं रहा है कि सही सबल सर बनाए। तो वो क्या करते हैं, सस्ती दवा बेचनी है, उनकी पहचान है नहीं है, वो MRP सस्ता रख के अपनी बाजार बना सकते हैं
कि अल्टरनेट चलो भाई ये 500 रुपये का है और हमको 200 रुपये में मिलेगा तो हम ले लेते हैं इस कंपनी का। तो इस बाज़ार को आप कैश करना चाहते हैं तो आप क्वालिटी गिराएंगे। आपने क्या किया, उसको डाइल्यूट कर दिया। नाम लिखा हुआ मदर टीचर वो है 3x 2x, ओके, इसलिए रेट सस्ता हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी और कंपनी दोनों की पहचान सही होनी चाहिए और क्वालिटी सही होनी चाहिए। ENA में बना हुआ दवा होना चाहिए और अच्छी कंपनी का होना चाहिए। महंगा हो तो चलेगा, उसमें रिजल्ट मिलेगा। ओके। हमारी कंपनी ने आपके लिए काफ़ी सारा काम किया है, आपके सोशल मीडिया को हैंडल किया है। तो उस दौरान मैंने एक चीज़ देखा सर कि आपने बहुत सारे पेशेंट्स के जो है पैसे लौटा दिए थे, और उसमें भी बहुत बड़ी बात ये थी कि आपने अपने अकाउंट से भी पैसे लौटा दिए हैं। कि पेशेंट ने आपको पे कर दिया था, फिर भी आपने उनको पैसे वापस कर दिए। मैंने ये देखा कि आपने उनको मेडिसिन्स में 20% 30% रिबेट दिया। तो सर इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसे करते होंगे। जो मेरा क्लिनिक है वो मेरा पैशन है। यस सर। उसको हम बहुत शुद्धता के साथ व्यवहार में लाते हैं। यस सर। व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो मैं दुकान किए हुए हूँ बहुत बड़ा, यस जहाँ मेरे स्टाफ्स 5-7 स्टाफ्स काम करते हैं। आप देखें ही हैं, Yes, आशा sir. होमियोल नाम है उसका, यस सर। प्राइम लोकेशन पे, Yes, बोरी sir. रोड चौराहे पे। यस सर। तो पर्याप्त उसका आर्थिक है। जो पक्ष है वो पर्याप्त है मेरे लिए। और क्लिनिक जो है मेरा पैशन है। यहाँ मान लीजिए कि कोई आया, गार्ड है, अपार्टमेंट में काम करने वाला है, स्वीपर है, खाना बनाने वाली दाई है, उसको साहब ने भेज दिया, मैडम ने भेज दिया है, मेरे पास आ गया है, मैं समझ जाता हूँ कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। तो दवा तो उसको ही मिलना चाहिए ना। यस सर। और पैसा आड़े आ जाएगा, उससे मैं पूरा चार्ज लूँगा, फ़ी लूँगा, तो फिर दोबारा तो मेरे यहाँ आएगी नहीं। एक बार आ भी गई तो मानवता का थोड़ा ख्याल रखना है। यस सर। हम जिस समाज से आते हैं वहाँ समाज को कुछ लौटाना भी तो है। यस सर। तो वो मेरे दिमाग में रहता है जिसकी वजह कि से अपने माने धार्मिक और आध्यात्मिक सामाजिक जीवन को ही बचाना है। यस सर। सिर्फ पैसा प्राथमिक नहीं है जीवन का। जीवन का मूल मंत्र जिसका पैसा है वो जाने। यस सर। वो रात दिन लगा हुआ है, न सो रहा है न खा रहा, पैसा के पीछे पागल है। यहाँ क्लिनिक खोल लो, वहाँ क्लिनिक खोल लो, लोगों को स्टेरॉइड्स खिला दो, लोगों को पेन किलर खिला दो। पैसा किसी तरह से आ जाना चाहिए, पेशेंट किसी तरह से आ जाना चाहिए। यस। तो वैसे लोग तो यस। माने मानव के लिए घातक है ना, यस। जो किसी भी तरह से पेशेंट को ठीक कर लो है। मेरे यहाँ पेशेंट आएगा किस लिए? मेरे यहाँ डॉक्टर भवानी शंकर को ये जान के आएगा ना कि ये MD होम्योपैथ है, यस। इन्होंने होम्योपैथ में MD किया है, इनको होम्योपैथ की जानकारी है, हमको होम्योपैथ की दवा से ठीक करेंगे। बिल्कुल। पेशेंट तो ये सोच के मेरे पास आया। अब मैं उसको एक झोले में 3 पेन किलर और 3 स्टेरॉइड्स भर के दे दूँ और उसकी गाड़ी कमाई ले लूँ, लंबे समय इस्तेमाल करने के बाद उसका लीवर किडनी डैमेज होता है, तो ये इंसानियत की हत्या है ना। बिल्कुल। तो मैं जब मेरे पास कोई गरीब बैठता है तो मैं फिर लाभ नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि इसके ट्रीटमेंट को ठीक करने में हमको 6 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 3 महीने मेरे ट्रीटमेंट में बना रहे, इसके लिए इसको कितना मैं रिवेट कर दूँ, कितना कम पैसे में इससे लूँ कि आता रहे और ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, आपका ऑब्जेक्ट। मेरा उद्देश्य ये है। बहुत बड़ी बात है सर। सर मैं आपके पास ऑलमोस्ट अब 3 साल होने को है। मैं 3 साल से आपके पास आया हूँ। हमारी कंपनी ने आपके लिए लगभग 1.5 साल से अधिक काम करा है, मीडिया चैनल संभाला, एडिट्स किए हैं। सर आप अपने लाइफ से अगर कोई एक चीज़ मुझे देना चाहे एज ए छोटा भाई, जिससे मैं लाइफ में अच्छा करूँ, तो वो कौन सा ज्ञान या कौन सा थॉट प्रोसेस होगा? कोई सीख? ईमानदारी। ईमानदारी। ईमानदारी से बड़ा दौलत नहीं है। नहीं है। और ये मैं अपने पेशे में भी करता हूँ। यस सर। मैं विशुद्ध होम्योपैथिक दवाएं देता हूँ। पेशेंट ठीक हो तो बढ़िया है, पेशेंट नहीं ठीक होगा फिर मेहनत करेंगे, दवा बदलेंगे। लेकिन कहीं मैं अपने पैथी के साथ धोखा नहीं कर सकता कि मैं स्टेरॉइड्स दे दूँ या कुछ उल्टा पुल्टा दवा दे दूँ, वो तो मेरे यहाँ नहीं होता है। और मैं अपनी दुकान भी चलाता हूँ, उसमें पूरी ईमानदारी है। आज आशा होम्योपैथ का कोई एक ड्रम भी डाइल्यूशन लेता है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में बना हुआ ही लेगा, वो ट्रिपल फिल्टर्ड ही लेगा। नाइस। हाँ, मैं उसके लिए गोडाउन में जाम करता हूँ दवाएं। मैं लोकल परचेज नहीं करता हूँ कि वोलझोल दवा ला कर दे दो दुकान कस्टमर को, नहीं। मेरे गोडाउन में 5 लाख 10 लाख की दवाएं पड़ी रहती हैं, उतना मैं उसमें पैसा एंगेज करता हूँ। जर्मन की 20 लाख का मेरे रेंज रखता हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन मेंटेन करता हूँ कि एक भी दवा गलत नहीं मिले, एक भी दवा की पोटेंसी गलत नहीं हो। तो ईमानदारी का ही देन है कि आज इतनी दुकानें हैं होम्योपैथ की, लेकिन मेरा अकेला दुकान
5 दुकानों के बराबर है। बराबर है। और सर बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से लोग देखते हैं उस शॉप को। तो वो गुडविल बनाने में समय लगता है ना, वो गुडविल बनता कैसे है? आपके डिवोशन और ईमानदारी से। ठीक। सर एक बार मैंने आपसे पूछा था कि सर मेरी कोई एक क्वालिटी बताइए, तो आपने मुझसे कहा था कि, मैंने उस तभी पूछा नहीं था, आपने मुझसे कहा था कि ना कोई आपको ठग सकता है ना आप किसी को ठगेंगे। तो आज सर मैं पूछना चाहूँगा आपने ऐसा क्यों कहा था? हाँ, वो सही कहा। हाँ, आपका व्यवहार इतना शालीन है कि जो अगर आपको ठगने का कोशिश करे तो समझो निहायत बेईमान आदमी होगा, हाँ, और आप किसी के साथ बेईमानी कर नहीं सकते हैं, आपके बिल्कुल। बिहेव में है नहीं। यस तो मैंने इतने दिनों में यही पाया है कि आप जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, लगन से करते हैं। यस। हाँ, मेरा प्रॉब्लम रहा कि मेरे यहाँ लोग बीमार रहे, कुछ ऐसा घटनाक्रम मेरा हुआ कि मैं वीडियो बना नहीं सका। हाँ, कोई नहीं सर, वो बराबर हम पर प्रेशर दिए रहे कि वीडियो आपका चलना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये होता है ना, एक छोटे भाई की तरह आप हमेशा यस सर, मेरे काम आए। Yes. कोई भी काम पड़ा, कोई भी ऐसी बात हुई, यस सर, आपको पता है कि Yes, कितना sir, आपने बिल्कुल। समय दिया। यस सर, तो ये तो है, यस सर। आपकी ईमानदारी और लगन तो प्रशंसनीय है। थैंक यू सो मच सर। सर उससे भी बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि मुझे सर आपका जो एक सबसे बहुत अच्छी चीज़ लगी और वो मेरे अंदर अब है, मैंने अपने अंदर संभाल लिया है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू दिस डे आपने कभी भी मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। ना ही आप मैं देखता हूँ कि आपने शॉप पे भी अपने जो वर्कर्स हैं उनको आप ट्रीट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप चाहते तो मुझे बस ऐसे कर देते कि हाँ आपकी कंपनी हमारे लिए काम करती है बस, बट आपने मुझे एज अ फैमिली मेम्बर या मोर देन अ फैमिली मेम्बर, भाई ऐसे ट्रीट किया। वो मैंने आपसे सीखा है सर, मैं कोशिश करूँगा कि अपने लाइफ लॉन्ग वो बना के मैं रखूँ। भी आगे बढ़ा तो इसी सिचुएशन में बढ़ा कि कोई मेरे को भी हेल्प करने वाला मिला। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पिताजी ने बहुत पैसा दे दिया, किसी का आशीर्वाद हमको मिला, किसी से कहीं से दौलत मिला, धन मिला, कुछ नहीं। जो मैंने किया वो अपने बल पे किया। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे। परिवार के नाम पे बोलिए तो कुछ हेल्प नहीं मिला है। यस सर। तो आर्थिक उन्नति भी जो मैंने की अपने बल पे की है। उसमें ऐसे लोग मिलते गए जो मेरे बड़े भाई की तरह हमको मदद किए, कोई छोटे भाई की तरह हमको मदद किए। जैसे आप, कोई मेरा दोस्त था जिसने कहा कि तुम लगे रहो, घबराना नहीं है, तुम्हारे पीछे हम हैं। तो ऐसी बैकिंग हमको मिली, और जब हमको मौका मिलता है तो हम भी इसी तरह सपोर्ट करते हैं। मेरा स्टाफ हो, मेरा स्टाफ कोई भी है, वो ये नहीं समझता कि हम उनका स्टाफ है, और मैं उनको स्टाफ नहीं समझता। देखा है मैंने सर, हाँ, सुख दुख अगर वो मेरे पास है तो उसका सुख दुख मेरा है। यस सर। तो ये तो होना चाहिए ना। कोई आपको हेल्प किया है तो आपको रिटर्न करना है। आप भी दूसरे को हेल्प कीजिए, वो आगे बढ़ेंगे। यही ना इकोसिस्टम है हम लोग का। सर बिल्कुल सर। और मैं कुछ बातें हैं यहाँ पे नहीं अभी बोलूँगा, बट कभी हम वापस से बैठेंगे, शायद मैं उस पोजीशन पे हूँ तो बोल पाऊँ। चीज़ें हैं मेरे अंदर, बट बोलेंगे सर नेक्स्ट टाइम। ईश्वर करे यस सर। आप और आगे बढ़ें, यस सर। और आपका लगन तो आगे ले ही जाएगा, यस सर। ये पूरा विश्वास है। यस सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड हम आपके साथ एक और करेंगे जहाँ पे अभी हमने कोशिश ये करी है कि हम होम्योपैथी का जो अपर लाइन की बात है उसको टच करें। एक और शो हम करेंगे सर कुछ दिनों में जहाँ पे हम और डेप्थ में बात करेंगे। ये मैं एक ही संदेश आपके ऑडियंस को देना चाहता हूँ। अंतिम वक्तव्य मेरा होगा कि आप होम्योपैथ से जुड़िए, और होम्योपैथ पे भरोसा करके जुड़िए, और इसका लाभ उठाइए, और सही डॉक्टर के देख रेख में आप देखेंगे कि कठिन से कठिन बीमारियां, असाध्य बीमारियां भी होम्योपैथ से ठीक होगी। धन्यवाद।